अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको क्या करना है, इनमें से देखकर बताना है कि कौन अक्रिस्टलीय यानी अमॉर्फस है और कौन क्रिस्टलीय है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें पॉलीयूरिथेन की, और पॉलीयूरिथेन एक पॉलीमर्स है, नाम के आगे पॉली लगा है मतलब पॉलीमर्स है, और पॉलीमर्स को हिंदी में हम कहते हैं बहुलक है। क्या है? बहुलक है। और नॉर्मली बहुलक जो होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं? अक्रिस्टलीय। तो आप पॉलीयूरिथेन को अक्रिस्टलीय ठोस मानेंगे। अगला देखें, नेप्थलीन है। नेप्थलीन जो होता है उसको आप इस तरह से लिखते हैं, इसमें दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से ऐसे अटैच होती हैं। ये एक मॉलिक्यूल होता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उनको आप क्रिस्टलीय ठोसों में काउंट करते हैं। तो ये आपका एक क्रिस्टलीय ठोस है। बेंजोइक अम्ल की बात करें, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है C6H5COOH, और ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड को आप क्रिस्टलीय ठोस मानते हैं। टेफ्लॉन की बात करें तो देखो, टेफ्लॉन जो होता है ये एक बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। और जो बहुलक होते हैं नॉर्मली वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। टेफ्लॉन जो होता है वो टेट्राफ्लोरोएथीन, जिसका फॉर्मूला होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका पॉलीमर होता है। और टेफ्लॉन का इस्तेमाल हम लोग नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में करते हैं, यानी ना चिपकने वाले बर्तनों में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टेफ्लॉन होता है इसकी एक पतली सी लेयर बर्तनों के ऊपर चढ़ा दी जाती है। जैसे आपने शादी पार्टियों के अंदर बर्तनों को देखा होगा, वो बर्तन नॉर्मली चिपकते नहीं हैं। उनको नॉन स्टिकी बनाने के लिए, उन पर चिकनाई ना लगे, इसके लिए उनके ऊपर हम लोग टेफ्लॉन की पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पॉलीमर्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैंने जानकारी के लिए बताया कि टेफ्लॉन एक इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स है जो नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में काम आता है। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3। इसके अंदर क्या क्या होगा? K+ होगा और NO3 माइनस होगा। तो आयंस हो गए, और जब आयंस होते हैं तो आयनिक सॉलिड बनता है, और आयनिक सॉलिड कौन सा सॉलिड होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्लियर है सबके दिमाग में? अगला है हमारा सेलोफोन। क्या है? सेलोफोन। देखो, सेलोफोन जो होता है ना, ये दरअसल सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है? सेलुलोज से। और सेलुलोज खुद ग्लूकोज का बहुलक होता है, इसलिए ये भी पॉलीमर्स की कैटेगरी में ही होगा, और इसको भी आप अक्रिस्टलीय ठोस ही मानेंगे। और फिर उससे अगला है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड को PVC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PVC। ये भी वाइनिल क्लोराइड का बहुलक होता है, और इसे भी आप लोग अक्रिस्टलीय ठोसों की श्रेणी में ही रखेंगे। उसके बाद रेसा कांच, फाइबर ग्लास, आपको पता ही है अक्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और फिर लास्ट है तांबा। तांबा तो मेटल है, और जितनी भी मेटल होती हैं वो सब मेटेलिक सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर काउंट की जाती हैं। तो अब देखो, इनमें से अक्रिस्टलीय ठोस कौन से हैं उन पर मैं टिक लगा देता हूँ। पॉलीयूरिथेन अक्रिस्टलीय ठोस है, उसके बाद टेफ्लॉन अक्रिस्टलीय ठोस है, उसके बाद सेलोफोन अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। उसके बाद पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद रेसा कांच, ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। इनके अलावा जो भी बचता है, नेप्थलीन क्रिस्टलीय ठोस है, बेंजोइक अम्ल क्रिस्टलीय ठोस है, पोटेशियम नाइट्रेट ये भी क्रिस्टलीय ठोस है, और तांबा ये भी क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो सिंपल आपको लर्न करके रखना है, यानी ध्यान में रखना है कि कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय। पॉलीवाइनिल क्लोराइड नाम के आगे ही पॉली लगा है, यानी ये बहुलक है, इसको PVC कहते हैं, और ये वाइनिल क्लोराइड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? वाइनिल क्लोराइड का। और वाइनिल क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इनमें से कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपस्थित अंतराणविक बलों की प्रकृति के आधार पर
ठीक है। निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न समवर्गों में वर्गीकृत कीजिए, यानी आपको इनके अंदर के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस देखने हैं और उसके आधार पर आपको बताना है कि किस टाइप के सॉलिड में कौन सा इंट्रामोलिकुलर फोर्स है या वो किस टाइप का सॉलिड बन रहा है। जैसे सबसे पहले हम बात करें पोटेशियम सल्फेट। अब आप खुद बताओ मुझे कि पोटेशियम सल्फेट क्या होता है। K2SO4 होता है, और K2SO4 है तो देखो ये मेटल है ना, और ये नॉन मेटल्स का आयन है। ठीक है, आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, K+ और एक होता है SO4 2-। अब इस प्लस और इस माइनस के बीच में तो आकर्षण कैसा होगा, आयनिक टाइप का। इसका मतलब ये एक आयनिक सॉलिड है। कैसा सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है। ठीक है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है। उसके बाद टिन की बात करें, टिन यानी SN, ये तो एक मेटल होता है और जितनी भी मेटल है वो सब मेटेलिक सॉलिड होती हैं, और मेटेलिक यानी धात्विक ठोस जो होते हैं उनके अंदर ये काउंट की जाती हैं। तो ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेटेलिक टाइप का है। बेंजीन की बात करें तो आपको पता है बेंजीन एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर काउंट होगा, और ये एक अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए ये अध्रुवीय आणविक ठोसों के अंदर काउंट होगा। यूरिया की बात करें, यूरिया भी एक मॉलिक्यूल्स होता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है NH2COONH2। ठीक है, इसको भी आप मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर ही काउंट करोगे। यूरिया तो सबने देखा होगा, नॉर्मली यूरिया एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, ध्रुवीय अणु होता है। अमोनिया की बात करें तो ये सारे लेक्चर नोट्स में डिस्कशन में आए भी हैं। अमोनिया एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है और इसके अंदर कभी कभी हम ऐसा कह देते हैं कि H बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, इसलिए इसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर काउंट कर लेते हैं। और जल, वाटर, तो आप जानते ही हैं कि जो वाटर होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर काउंट होगा। इसमें भी H बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होगी, इसलिए इसको H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर काउंट करते हैं। ठीक, उसके बाद जिंक सल्फाइड, आप खुद ही देख लो। जिंक सल्फाइड ZnS क्रिस्टल की तो स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, जिंक ब्लेड टाइप की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है इसकी। अब स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब ये क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी जिंक सल्फाइड बना किस किस से होगा, जिंक सल्फाइड बना होगा Zn2+ और S2- से। प्लस माइनस आ गए तो ये एक आयनिक टाइप का सॉलिड बनेगा। उसके बाद ग्रेफाइट हम लोग बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। कैसा सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, सह संयोजक ठोस होता है। और फिर बात करें रूबिडियम की, तो रूबिडियम तो मेटल है, मेटेलिक सॉलिड के अंदर काउंट होगा। आर्गन की बात करें, आपको पता है निम्न ताप पर अक्रिय गैसें अगर सॉलिड फेज में जाती हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर काउंट की जाती हैं। एटम्स नॉन पोलर होता है, इसलिए इनको अध्रुवीय आणविक ठोसों में काउंट करते हैं। और फिर सिलिकॉन कार्बाइड की बात कर रहे हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड बिल्कुल डायमंड की तरह ही होता है और ये एक सह संयोजक ठोस होता है। तो अब आप देखें और समझें इसमें से कौन से ठोस किस श्रेणी में आ रहे हैं। पोटेशियम सल्फेट आयनिक सॉलिड, टिन की बात करें धात्विक सॉलिड यानी मेटालिक ठोस होता है, बेंजीन की बात करें आणविक ठोस है, अध्रुवीय आणविक ठोस, यूरिया आणविक ठोस होता है, अमोनिया आणविक ठोस होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है तो अमोनिया और जल दोनों ही H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। जिंक सल्फाइड ZnS होता है, जिंक ब्लेड की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हुई है, आयनिक ठोस होता है। ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होता है। रूबिडियम मेटल होता है, मेटालिक सॉलिड होगा। आर्गन अक्रिय गैस होती है और अक्रिय गैसें नॉर्मली मॉलिक्यूलर सॉलिड अध्रुवीय आणविक ठोसों में काउंट होती हैं। और सिलिकॉन कार्बाइड बिल्कुल डायमंड की तरह स्ट्रक्चर रखता है, इसलिए ये भी एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवेलेंट सॉलिड होगा। क्लियर है? तो अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक यौगिक षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है, तो कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा है, HCP। ठीक है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय हैं। बहुत सिंपल सवाल है भाई, आप एक बात याद रखो, जितने पार्टिकल होते हैं उतनी अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं और उसकी डबल चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं। तो मान लो मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो x है, कितने हैं, x कॉमनली बोल रहे हैं हम लोग, तो जितने पार्टिकल हैं उतनी ही क्या होंगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की नंबर कितनी होगी, x, और उसकी डबल टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगी तो उनकी नंबर कितनी होगी, 2x।
तो अगर पार्टिकल x हैं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड x, टेट्राहेड्रल वर्ड्स 2x। और अगर कोई कहे टोटल वर्ड्स कितनी होंगी तो आप टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को जोड़ दें, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स कैसे निकालोगे, x प्लस 2x बराबर 3x होंगी, ठीक है। ये आप एक जनरलाइज बात याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये जनरलाइज बात आपको याद है तो सवाल में आपसे 0.5 मोल में कुल रिक्तियाँ पूछी हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मानोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको मानने हैं 0.5 मोल, सही है। अब अगर 0.5 मोल पार्टिकल हैं तो फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होंगी, जितने पार्टिकल उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यानी 0.5 मोल, ठीक। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होंगी यानी चतुष्फल की रिक्तियाँ कितनी होंगी, उसका जस्ट डबल, तो 0.5 मोल का डबल कितना होगा, 1 मोल। और अगर आपसे कोई कहे कि टोटल रिक्तियाँ कितनी होंगी, टोटल वर्ड्स कितनी होंगी, तो टोटल वर्ड्स जो होंगी उसके लिए आप इन दोनों को जोड़ दें, तो 0.5 + 1 बराबर 1.5 मोल, ठीक है। ये तो एक सिंपली हमने वर्ड्स की नंबर निकाली है, ठीक है। अब आपको पता है कि मोल जो होता है ना एक बहुत बड़ी नंबर होती है। मोल को अगर आपको एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप जहाँ भी मोल दिखे उस मोल को हटाकर मोल की जगह पर आवोगाद्रो नंबर रख दे, 6.023 × 10⁻23, सही है। तो ये कितना है 0.5 मोल, ठीक है। तो 0.5 ऐसे ही रहने दो, मोल हटा दो और उसकी जगह क्या रख दो, 6.023 × 10⁻23। ये किसकी नंबर आ रही है, ये आ रही है नंबर ऑफ पार्टिकल, सही है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उतनी ही क्या होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो 0.5 यही रहने दो, मोल हटा दो और उसकी जगह क्या रख दो 6.023 × 10⁻23 यानी आवोगाद्रो नंबर। ये किसकी नंबर है, ये नंबर है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की, सही है। उसके बाद टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर निकालनी है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर निकालने के लिए क्या करना है, एक तो ऐसे ही रहने दो, मोल हटाओ और उसकी जगह क्या रखो आवोगाद्रो नंबर, वो कितनी है 6.023 × 10⁻23। तो ये किसकी नंबर आ रही है, ये आ रही है टेट्राहेड्रल वर्ड्स की। और अगर कुल वर्ड्स कुल रिक्तियाँ बतानी हो तो 1.5 ऐसे ही रहने दो, मोल की जगह वापस क्या रख दो आवोगाद्रो नंबर, और ये जो नंबर आ रही है टोटल ये कुल रिक्तियों की संख्या है। तो बहुत सिंपल सवाल है ना, बस मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है। और जब भी मोल को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो आप मोल हटाएं और एक मोल की जगह क्या रख दें 6.023 × 10⁻23। तो मोल हटाओ ये रख दो, मोल हटाओ ये रख दो, मोल हटाओ ये रख दो, ठीक है। ये बहुत सिंपल सवाल है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक यौगिक दो तत्व M और N से बना है, ठीक है। तत्व N CCP संरचना बनाता है और M के परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं, यौगिक का सूत्र क्या होगा। आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स हैं M और N, उनमें से N जो है वो CCP संरचना बना रहा है, तो जो क्लोज पैकिंग बनाता हो ना उसकी नंबर को x मान लिया करें, ठीक। अब क्लोज पैकिंग बनाने वाले की नंबर अगर x है तो उसी की नंबर के हिसाब से आप लोग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर डिसाइड कर लिया करें कि अगर क्लोज पैकिंग बनाने वाले की नंबर x है तो उतनी ही तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी, तो उनकी नंबर कितनी होगी x, और उसके जस्ट डबल जो होंगी वो टेट्राहेड्रल होंगी यानी 2x, सही है। अब M के बारे में क्या सोचना है, M के बारे में सोचना है कि ये 1/3 टेट्राहेड्रल वर्ड्स में रखा गया है, ठीक। इसका मतलब M की जो नंबर होगी वो कितनी होगी टेट्राहेड्रल वर्ड्स की 1/3। क्यों, अगर M सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर रखा गया होता तो M की नंबर उतनी ही हो जाती जितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स की नंबर है, ठीक है। लेकिन अभी हमने M को सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर नहीं रखा है, हमने M को टेट्राहेड्रल वर्ड्स के 1/3 भाग में ही रखा है, इसलिए M की नंबर होगी वो क्या होगी 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, सही है। अब टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं 2x, तो आपको क्या करना है 2x का 1/3 कर देना है। जब आप 2x का 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3x, सही है।
ये किसकी नंबर है, m की, और n की नंबर तो हम ऑलरेडी क्या मान चुके हैं, x मान चुके हैं। इसका मतलब अब हमें इन दोनों का सिंपल रेशो देखना है। तो ये 2/3x इज टू x का है रेशो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, तो ये होगा 2/3 इज टू 1। और सिंप्लीफाई करो तो इसमें क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि ये सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो जाए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, और ये 1 से जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3। 2:3 का एक सिंपल रेशो बनेगा। यानी m की नंबर अगर 2 है तो फिर n की नंबर 3 आएगी। क्लियर है? तो एक बार फिर से देख लो, सवाल बहुत सिंपल है ये। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है आपका, सवाल कह रहा है आपका कि एक यौगिक 2 तत्व m और n से बना है, n CCP में गया है तो n की नंबर क्या मान लिए, x, और m जो है वो टेट्राहेड्रल वेट्स की 1/3 में है। टेट्राहेड्रल वेट्स कितनी होती हैं, 2x, है ना। अगर पार्टिकल की नंबर x है तो ऑक्टाहेड्रल वेट्स x और टेट्राहेड्रल वेट्स 2x। तो 2x के 1/3 में गया है, इसलिए m की जो नंबर आएगी वो 1/3 ऑफ 2x हो जाएगी, तो 2/3x हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लो, 2/3:1 का रेशो बनेगा, जिसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये रेशो हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3, 2:3 का रेशो होगा, और फॉर्मूला बनेगा M2N3 टाइप का। ठीक है, ऐसे सवाल तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मोल है ना। kg पर मोल यानी kg मोल इनवर्स है। यहाँ यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोशिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है तो घनीय एकक कोशिका की प्रकृति क्या होगी। अब आपसे प्रकृति पूछ ली है। प्रकृति से मतलब है कि किस टाइप की वो यूनिट सेल बन रही है। ठीक, यूनिट सेल का आइडिया लगाने के लिए आपको जेड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जेड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या नॉर्मली 4 हो सकता है। अगर जेड 1 है तो ये सिंपल क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल हो जाएगी, और जेड 2 है तो ये बॉडी सेंटर टाइप की यूनिट सेल हो जाएगी, और अगर 4 आ गया तो ये फेस सेंटर टाइप की यूनिट सेल हो जाएगी। तो आपको ऐसे सवालों का आंसर देने के लिए सबसे पहले जेड का आइडिया लेना है कि भाई ये जो डाटा दिए गए हैं इनसे जेड कितना निकलता है, क्योंकि जेड की वैल्यू जो आएगी उसी के अकॉर्डिंग यूनिट सेल डिसाइड हो जाएगी। अब देखो, जैसे जेड की वैल्यू 4 आती है तो एफसीसी होगा। अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 4 आए, वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे 3.95 आ गया तो भी उसको आप 4 ही मानेंगे, और z बराबर 4 मानते हुए आप एफसीसी बोल देंगे। तो देखो जरा, यहाँ जो डाटा दे रखे हैं उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। आपको मोलर द्रव्यमान दे रखा है, चलिए। आपको यूनिट सेल की लेंथ दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, और उसका घनत्व भी दे रखा है। तो आपको डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2.7 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। आपको पता है एम के सिस्टम फॉलो हो रहा है ना, केजी मीटर क्यूब, ये सब एम के सिस्टम की है यूनिट। और उसके बाद एज लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 405 पिकोमीटर। अगर एम के सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो इसको मीटर में चेंज कर दो, और 1 पिकोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, 10 की पावर -12 मीटर। तो इसको मीटर में चेंज करके लिख लो, 405 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, उसके बाद मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है। मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2.7 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मोल। इसका मतलब मोलर द्रव्यमान यानी m दे रखा है, और वो कितना है, 2.7 इंटू 10 की पावर -2 kg पर मोल। आप देख रहे हैं यहाँ भी सारी यूनिट अब m के सिस्टम में हो चुकी हैं। अब आपको डाटा किसके दिए गए हैं, डेंसिटी। तो बताओ मुझे फिर डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, D बराबर जेड एम अपॉन एन ए अवोगाद्रो नंबर इंटू ए क्यू, यही फॉर्मूला है। अब देखो, D मालूम है, M मालूम है, A मालूम है, एन ए अवोगाद्रो नंबर मालूम ही होता है। तो क्या यहाँ से हम लोग जेड फाइंड आउट नहीं कर सकते, आसानी से जेड निकाल सकते हैं। तो फिर देखो जेड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बताओ इस फॉर्मूले से मुझे क्या निकालना है, जेड निकालना है। कैसे निकालूँ, देखो डी बराबर जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो डी के साथ कौन कौन आ जाएगा, एन ए आ जाएगा,
और a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और z निकालना है तो इसको m से फिर डिवाइड कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा z का, बनेगा कि नहीं बनेगा, कि z बराबर क्या करना है, d इंटू एन ए इंटू ए क्यूब अपॉन m। अब आपको डाटा रख देने हैं। अब डाटा जब आप रखेंगे तो जरा इधर ध्यान दें सब लोग, देखो डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.7 इंटू 10 की पावर 3, आवोगाद्रो नंबर जानते हो, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ए की वैल्यू दे रखी है, ये रही है ना, 405 है, तो 405 इंटू 10 की पावर -12 मीटर में है। ए का क्यूब करना है तो इसका क्यूब कर देते हैं, ठीक है। और नीचे एम, मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है, 2.7 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो गया आपका 2.7 इंटू 10 की पावर -2, सही है। अब देखो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो आप पूरा गुणा भाग सब कुछ करेंगे, ठीक है, और फिर अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। ये काम आप खुद कर सकते हैं। मैं रफली इसका आइडिया आपको दे देता हूँ कि इस कैलकुलेशन को अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना हो तो रफली हम लोग हमारा आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो ये तो 2.7 से तो रफली कैलकुलेशन करना हो भाई, 2.7 से तो 2.7 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका तो मतलब ही नहीं रहा, सही है। अब ये क्या बचता है, 10 की पावर -2, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 मिल करके कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 5, तो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 5, सही है। अब हमारे पास ये बचता है, रफली कैलकुलेशन के लिए मान लो मैं इसको 6 ही मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, 6, तो इसको मैं 6 मान लो इंटू 10 की पावर 23, सही है। अब देखो ये 405 है, क्या मैं इस 405 को ऐसे लिख सकता हूँ, पावर कम कर दूं और पॉइंट लगा दूं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.05 इंटू 10 की पावर -10 लिख सकता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। अब देखो मैं रफली कैलकुलेशन करने के लिए इसको भी थोड़ा कम कर दूं और इसको 4 लिख देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 की पावर -10 का क्यूब, सही है। और ये हमारा मैंने 6 मान ही लिया, तो 6 इंटू 10 की पावर 23, और ये 10 की पावर कितना है, 5, सही है। अब देखो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 10 की पावर 5 तो ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे ही है, अब ये 4 है तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और क्यूब करोगे तो 64, तो इसकी जगह तो रख दिया मैंने 64, और 10 की पावर -10 की जगह 10 की पावर -3। हम लोग रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो हम जल्दी से कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं, वो बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब ये तो ऐसे कैसे ही है, 6 इंटू 10 की पावर 23, और ये क्या है, 10 की पावर 5, पावर प्लस वाली है, इनको मैं 28 कर सकता हूँ, और दोनों को 28 करूँगा तो ये बचेगा 6 इंटू 10 की पावर 28 इंटू 64 इंटू 10 की पावर -30, 10 की पावर -30, और 30 और 28 कितना बचेगा, 10 की पावर -2, तो पावर तो अब कैंसिल हो गई, और पावर कैंसिल हो गई तो कितनी बची है, पावर मात्र -2। अब जो कैलकुलेशन रह गई है वो कितनी रह गई है, 64 इंटू 6 वाली। अब देखो 64 इंटू 6 करो आप, है ना, तो 6 6 24 करोगे, है ना, 4 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 करोगे तो 36 होगा, और 36 में 2 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 38, लगभग 384 आ रहा है, और 10 की पावर कितनी है, -2, तो ये जब मैं एग्जैक्टली सॉल्व करूंगा 3.84 होगा कि नहीं होगा। ये हमने रफली कैलकुलेशन की है, एग्जैक्ट आंसर इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि देखो आप जब कैलकुलेशन हमने स्टार्ट की तो हमने इस वैल्यू को थोड़ा सा घटा दिया था ना, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो ये आंसर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने इस वैल्यू को भी थोड़ा सा क्या कर दिया था, घटा दिया था, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो ये आंसर जो है थोड़ा सा और बड़ा होगा, और जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर 3.9 समथिंग के आसपास आएगा, और जो आपको मानना है 4 के बराबर, और अगर z बराबर 4 हो गया है तो फिर आपकी यूनिट सेल कौन सी हो जानी है, आपकी यूनिट सेल FCC टाइप की हो जानी है। अब देखो भाई, मैंने तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात नहीं की है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो आप लोग घर पे आसानी से आराम से बैठ करके कीजिएगा, मेरा काम है कि आपको आंसर तक की अप्रोच बताना। अगर सोचो ये सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में होता, कैसा होता, ऑब्जेक्टिव टाइप में, अब होने को तो ये सवाल बहुत आसान है,
क्योंकि सीधा फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले से जेड काउंट करना है। लेकिन जब आप इस कैलकुलेशन को देखते तो ये कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती। हमने क्या किया, अप्रॉक्सीमेशन कर लिया और अप्रॉक्सीमेशन करके हम आंसर के नियर अबाउट पहुंच गए हैं। अब मान लो हमारे ऑप्शन होते इस क्वेश्चन के अंदर, और ऑप्शन इस तरह से होते कि ऑप्शन ए होता आपका 1, बी होता आपका 2, सी होता आपका 4 और डी होता आपका 6। तो अब आप जब कैलकुलेशन करते करते, रफली कैलकुलेशन करते करते यहाँ तक पहुँचते तो ये किसके क्लोज लगता है, ये आंसर आपको 4 के क्लोज ही तो लगता है। और 4 के क्लोज लगता है तो आप 4 कर देते, और 4 कर देते तो आंसर क्या होता है आपका FCC। होता है कि नहीं होता, क्योंकि z बराबर 4 किसके लिए आता है, FCC के लिए। तो हमने केवल रफली कैलकुलेशन की है, और रफली कैलकुलेशन आप लोग करना सीख लें, कॉम्पिटिटिव में बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, आंसर के क्लोज पहुंच करके अपना आंसर टिक करना होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 6.023 जो था उसको हमने अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 6 मान लिया था, और 405 जो 4.05 था उसको हमने 4 मान लिया था। ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई थी और हम हमारे आंसर के आसपास पहुंच गए थे। बाकी आप समझदार हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सोना परमाणु बराबर 0.44 नैनोमीटर। अब देखो नैनोमीटर है, इसका मतलब लेंथ की बात है, तो ये परमाणु की रेडियस वगैरह हो सकती है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी FCC में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्ठिका के कोई लंबाई ज्ञात करो। कोई मतलब कोष्ठिका यूनिट सेल की जो कोई लेंथ है वो आपको निकालनी है। देखो एक बात बताओ कि इसने कहा है कि ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में है। फलक केंद्रित मतलब FCC, सही है। FCC के लिए आपको रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए। क्या रिलेशन होता है, A√2 बराबर 4R। मैं शॉर्ट में बाकी के रिलेशन भी आपको बता देता हूँ, हालांकि आपको याद होंगे कि अगर सिंपल क्यूबिकल टाइप की यूनिट सेल है तो A और R के बीच में रिलेशन होता है A बराबर 2R, और BCC टाइप की यूनिट सेल है तो A और R के बीच में रिलेशन होता है A√3 बराबर 4R होता है। और अगर FCC टाइप की हो जाती है, कैसी, FCC टाइप की, तो फिर रिलेशन हो जाता है A√2 बराबर 4R। 12th के हिसाब से कम ये रिलेशन तो आपको मालूम होने चाहिए। SCC के लिए A बराबर 2R, BCC के लिए A√3 बराबर 4R, और FCC के लिए A√2 बराबर क्या होता है, 4R होता है। अब हमारा सवाल बहुत सिंपल है, FCC में है और उसके कोरों की लंबाई यानी आपसे A पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, A, ठीक है। और दे क्या रखा है, आपको रेडियस दे रखी है, नैनोमीटर में है ना, तो रेडियस दे रखी है। तो रेडियस R बराबर कितना है, R बराबर है 0.44 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.44 × 10⁻⁹ मीटर, सही है। बोलो होगा कि नहीं होगा, बस तो अब इसमें वैल्यू रख दो। वैल्यू रखोगे तो आपको निकालना क्या है, A, तो A बराबर क्या लिखोगे, 4R बाई √2, यही लिखोगे। और यही लिखोगे तो √2 से 4 को कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा, A बराबर 2√2R, सही है। अब आप खुद ही देख लो, 2 की जगह तो 2, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है ना, तो R की जगह आप ये रख दें 0.44 × 10⁻⁹। अब इसमें रफली कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आंसर निकाल लेना और आंसर जो है 1.24 के आसपास आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको रिलेशन याद है तो बस रिलेशन का इस्तेमाल करना है। A निकालना था तो A बराबर क्या बनेगा, 2√2R, R की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। सरल सवाल है। नेक्स्ट देखो, एल्युमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। घनीय निबिड़ संकुलित मतलब क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इसको ही आप लोग FCC बोलते हो, ठीक है। इसका धात्विक अर्धव्यास, धात्विक अर्धव्यास से मतलब रेडियस दे रखी है 125 पिकोमीटर है। एकक कोष्ठिका में कोरों की लंबाई ज्ञात कीजिए, वही सवाल रिपीट हो गया है। FCC के लिए एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन क्या होता है, A√2 बराबर 4R, अभी किया था। और यहाँ से अगर A कैलकुलेट करना हो तो क्या बनेगा, 2√2R बनेगा।
रेडियस आपको दे ही रखी है, कितनी दे रखी है रेडियस 125 पिकोमीटर, तो r की जगह क्या रख देना 125, तो 2√2 इंटू 125 पिकोमीटर। ठीक है, अभी मैं पिकोमीटर में ही रहने देता हूँ, जरूरत होगी तो चेंज कर लेंगे। √2 की वैल्यू कितनी होती है आपको अभी बताई थी 1.41 इंटू 2 इंटू 125 पिकोमीटर। कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। और फिर भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो 125 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 250, यानी 250 हो जाएगा। तो फिर मैं इसको लिखूँ 1.41 इंटू 250। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 14.1, मैंने पॉइंट आगे कर दिया है, यहाँ से एक जीरो कम कर दिया 25, और 25 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो ये 5 25 चौक 100 हो जाएगा, और 100 का 2 होगा तो 102 हो जाएगा, और 25 और ये 10 यानी 35, और एक पॉइंट लगा दो तो ये आंसर बनेगा आपका 352.5 पिकोमीटर। बट ये आप कर सकते हैं खुद भी, है ना, सिंपल है। बाकी आपको ए निकालना है तो फॉर्मुलेशन तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला कोई सवाल है इसमें, हाँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में कितनी एकक कोशिकाएं होंगी। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब में है, और हमारा आंसर जो हमने निकाला है एज लेंथ वाला वो निकाला है पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको पता है 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -12 मीटर होता है। तो इसकी जगह 10 की पावर -10 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 352.5 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल हमसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम में, तो देखो ध्यान देना, मेरे पास मान लो ये कोई एल्युमिनियम का टुकड़ा है। ठीक है, अब इसके अंदर तो बहुत सारी यूनिट सेल हो सकती है कि नहीं हो सकती, और इसका जो वॉल्यूम हमारे लिए बताया गया है वो वॉल्यूम हमें बताया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछ रहा है कि इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी यूनिट सेल आ सकती हैं। तो पहले हमें ये तो मालूम हो कि 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। अगर हमें 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम मालूम है तो हम बता सकते हैं कि इस वॉल्यूम में कितनी यूनिट सेल आएंगी। हमारे पास यूनिट सेल की एज लेंथ है और क्यूबिकल टाइप की यूनिट सेल है, तो फिर यूनिट सेल का वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए क्यूब से। किसे करेंगे ए क्यूब से। तो हम क्या करेंगे 352.5 इंटू 10 की पावर -10 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि चूंकि 352.5 इंटू 10 की पावर -10 का क्या कर दें क्यूब। अगर वॉल्यूम है तो कितनी यूनिट सेल होंगी 1, सही है। लेकिन अगर वॉल्यूम 1 है यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो यूनिट सेल की नंबर कितनी आएगी 1/352.5 इंटू 10 की पावर -10। इसका भी क्या होगा क्यूब होगा, होगा कि नहीं होगा। और यही आपकी क्या होगी यूनिट सेल की नंबर होगी। तो एक बार फिर से देख लें, सवाल बहुत सिंपल है कि देखो हमारे पास एल्युमिनियम है और वो घनीय निबिड़ संकुलित संरचना यानी सीसीपी या एफसीसी में जा रहा है, क्रिस्टलीकृत हो रहा है। उसकी रेडियस दे रखी है 125 पिकोमीटर। हमसे कोरों की लंबाई पूछ ली है, तो एफसीसी के लिए रिलेशन क्या होता है a√2 बराबर 4r। सिंप्लीफाई करोगे तो a बराबर 2√2r। इसका मतलब a चाहिए 2√2r कर देना है। जब 2√2r करोगे तो 2√2 तो ऐसे ही है 125 इसकी क्या दे रखी थी रेडियस, तो वो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। और मल्टीप्लाई जब हमने किया तो हमारा आंसर बना ये वाला। पिकोमीटर में था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ए की वैल्यू आई ये। आई कि नहीं आई। अब हमसे पूछा है कि अगर हमारे पास इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्युमिनियम का क्रिस्टल हो तो उसमें कितनी यूनिट सेल आ सकती हैं। तो देखो अगर हमें 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है तो हम बता सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी यूनिट सेल होंगी। क्लियर। तो 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हमें ए क्यूब करना पड़ेगा, और ए क्यूब करने के लिए ये इस तरह से मैंने ए क्यूब कर दिया है। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब आप खुद ही देखो, जब 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है यानी इतने वॉल्यूम में 1 यूनिट सेल ही आएगी, तो फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी यूनिट सेल आ जाएंगी 1/352.5 इंटू 10 की पावर -10 ए क्यूब। सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। क्लियर है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है,
आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो 2.26 के आसपास बनेगा। कुछ पावर्स भी रहेंगी, 10 की पावर 20 या 22 के आसपास आपकी पावर रहेंगी, बट ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। यदि NaCl को SrCl2 के 10 की पावर -3 मोल प्रतिशत से डोपित किया जाता है तो धनायन रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया भाई। 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज की बात कर रहा है। मैंने आपसे कहा था मोल की बात करता है तो आप 1 मोल में मानते हैं, मोल परसेंटेज की बात करता है तो आप 100 मोल में मानते हैं। यानी यदि NaCl को SrCl2 की 10 की पावर -3 मोल परसेंट से डोपित किया गया है, इसका मतलब मोल परसेंट है तो 100 में से मानिए, और मानिए कि 100 मोल अगर NaCl है, क्या है NaCl, तो उसके अंदर नेक्स्ट देखो, यदि NaCl को SrCl2 के 10 की पावर -3 मोल परसेंट, 10 की पावर -3 मोल परसेंट की बात कर रहा है भाई, है ना। तो जब भी परसेंटेज आती है तो कितने में से निकालते हो, 100 में से। तो इस लाइन का मतलब है कि NaCl है उसमें SrCl2 मिलाया गया है, कितना, 10 की पावर -3 मोल परसेंट, यानी कि 100 मोल NaCl में 10 की पावर -3 मोल SrCl2 मिलाया गया है। मोल परसेंट का मतलब यही होता है, यानी 100 मोल NaCl अगर है तो उसमें आपने क्या मिलाया है, 10 की पावर -3 मोल SrCl2, सही है। तो फिर 1 मोल में कितना मिलाते हैं भाई, 10 की पावर -3 बटे 10 100, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5 मोल SrCl2, सही है। तो आपको सबसे पहले तो यही काम करना है कि 1 मोल में कितना SrCl2 है वो ज्ञात कर लेना है। तो 1 मोल में कितना है, 10 की पावर -5 मोल है। अब आपसे क्या पूछा है, तो धनायन रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। अब आपको तो पता है ना कि जब NaCl में SrCl2 मिलाते हैं तो देखो NaCl का क्रिस्टल तो इस तरह से होता है, ठीक है, जरा ध्यान दें सब लोग, मान लो इस तरह का क्रिस्टल है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, Na+ होता है और Cl-, Na+ और Cl-, ऐसे ही है। अब आप खुद ही बताओ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डोपिंग कर रहा हूँ, क्या मिला रहा हूँ, SrCl2। SrCl2 से क्या मिलने वाला है, Sr2+, तो मैं इसमें Sr2+ मिला रहा हूँ। जब मैं इसमें Sr2+ मिलाऊंगा तो Sr2+ क्या करेगा, Na+ को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो मान लो एक Sr2+ पर +2 चार्ज है, तो ये क्या करेगा, +2 को भगाएगा। +2 को भगाने से मतलब एक Sr2+ जब अंदर आएगा तो 2 Na+ को बाहर भगा देगा, है ना, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो +2 अंदर आएगा तो +2 बाहर चला जाएगा। तो एक तो Na+ मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो एक Na+ यहाँ से रिमूव कर दिया और एक यहाँ से रिमूव कर दिया, तो कितना प्लस कम हो गया, 2, तो 2 प्लस अंदर आ जाएगा। तो एक Sr2+ को मैं अंदर ले आता हूँ, सही है। अब देखो जितना प्लस गया था उतना प्लस अंदर आ चुका है, क्लियर है सबके दिमाग में। लेकिन यहाँ से सोडियम 2 गए थे और अंदर कितने Sr2+ आए हैं, 1, तो एक सोडियम की जगह पे तो Sr2+ खुद आ गया और एक सोडियम की जगह खाली रह गई, और इस खाली जगह को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, वैकेंसी। क्या नाम देते हैं, वैकेंसी। तो याद रखेंगे कि क्रिस्टल में जितने Sr2+ आपको दिखाई देंगे उतनी ही वैकेंसी आपको दिखाई देंगी, क्लियर है। और अगर उतनी ही वैकेंसी आपको दिखाई देंगी तो आप क्या करें, Sr2+ की नंबर बता कर ले, जो Sr2+ की नंबर आएगी वही वैकेंसी की नंबर आएगी। देखो इस क्रिस्टल में से 2 Na+ गए हैं, यानी 2 धनावेश कम हुआ है। तो जितना धनावेश कम होगा उतना धनावेश बढ़ेगा भी, इसलिए एक Sr2+ अंदर आ जाएगा और 2 Na+ बाहर निकल जाएंगे। 2 Na+ के जाने से 2 जगह खाली होंगी, उनमें से एक खाली जगह पे तो Sr2+ आ जाएगा और एक जगह खाली रह जाएगी, जिसको हम लोग वैकेंसी कह देंगे। अब अगर हम इस क्रिस्टल को देखें तो इस क्रिस्टल के अंदर हमें एक Sr2+ दिखाई दे रहा है और एक ही वैकेंसी दिखाई दे रही है, यानी जितने Sr2+ हैं उतनी ही क्या होंगी, वैकेंसी होंगी। Sr2+ 1 है तो वैकेंसी 1 होगी, Sr2+ 100 है तो वैकेंसी भी 100 होंगी। तो अगर हम इस क्रिस्टल के अंदर जो सवाल दिया गया है Sr2+ की नंबर पता कर लें तो हमें वैकेंसी की नंबर पता चल जाएगी। क्यों, जितने Sr2+ होंगे उतनी ही क्या होंगी, वैकेंसी होंगी। अब देखो हमसे मोल परसेंट के बारे में कहा गया था,
तो 100 मोल NaCl में इतने मोल SrCl2 था। तो 1 मोल में कितना है, 10 की पावर -5 मोल SrCl2 है। SrCl2 से ही तो हमें Sr2+ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही है। अब 10 की पावर -5 मोल SrCl2 से कितना Sr2+ मिलेगा, 10 की पावर -5 मोल। तो Sr2+ की नंबर कितनी है, 10 की पावर -5 मोल। और जितने Sr2+ होते हैं उतनी ही क्या होती है, वैकेंसी। तो वैकेंसी की नंबर भी कितनी होगी, 10 की पावर -5 मोल। अब मोल एक बड़ी नंबर है, एग्जैक्ट नंबर में लिखना है तो मोल की जगह एवोगाड्रो नंबर लिख दो। तो 6.023 × 10 की पावर 23 × 10 की पावर -5, और जब आप इसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 6.023 × 10 की पावर 18। सही है ना, सिंपल है। तो इस सवाल में आपको करना कुछ नहीं था, इस सवाल में आपको सिर्फ और सिर्फ Sr2+ की नंबर पता करना थी, ठीक है। Sr2+ की नंबर कैसे पता करते, मोल परसेंटेज है तो 100 में से दे रखा है, इसका मतलब 100 मोल NaCl में 10 की पावर -3 मोल SrCl2 है। तो 1 मोल में कितना होगा, 10 की पावर -5 मोल SrCl2 होगा। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि 1 मोल NaCl में कितने मोल SrCl2 आ रहा है, तो 10 की पावर -5 मोल आ रहा है, ठीक है। अब SrCl2 से ही Sr2+ मिलेगा, जितने मोल SrCl2 होगा उतने मोल Sr2+ आपको मिलेगा। 10 की पावर -5 मोल SrCl2 है, ठीक है। तो आपको 10 की पावर -5 मोल SrCl2 से 10 की पावर -5 मोल ही Sr2+ मिलेगा, ठीक है। यानी Sr2+ की नंबर कितनी होगी, 10 की पावर -5 मोल। अब आपको पता है कि क्रिस्टल में जितने Sr2+ होंगे उतनी ही वैकेंसी होंगी, इसलिए वैकेंसी की नंबर भी क्या होगी, 10 की पावर -5 मोल। और इस मोल को नंबर में चेंज करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आंसर क्या बन जाएगा, 6.023 × 10 की पावर 18। क्लियर है।